Bank of America, a huge big, it will be a big milestone on your career, right? Bank of America. So what was its hiring process, everything? And because everyone, the recruiting drives come, everyone stares at that Bank of America, right? It's a huge opportunity. So it would be really great if you share the hiring process of Bank of America first and your experience in it. Yeah, so basically, in Bank of America, what happened was it was initially open for CS ID branches. It was not yet disclosed for EC or mechanical anyone. So I was not able to fill up the forms which वो जो campus से आते हैं ना placement से ऐसे कि आप form भर दीजिए कि आप इस company में apply कर रहे हैं. तो वो form भी मैं भर नहीं पाई थी because I was not eligible. तो उसकी आई थिंक 2-3 बाद फिर से वीआईटी की प्लेसमेंट से मैसेज मेल आता है कि ईसी हैज नाउ बिकम एलिजिबल, आप फिर से उन्होंने नया फॉर्म बनाया था और दोबारा फॉर्म भर दो। तो उस फॉर्म भरने के बाद उनकी आई थिंक नेक्स्ट डे ही टेस्ट के लिंक बोल दिया था कि आप जाके प्लेसमेंट सेल में जाके टेस्ट दे दीजिए, आप लोग शॉर्ट लिस्ट करें टेस्ट के लिए। तो उसके बाद मैंने टेस्ट दे दिया था, तो टेस्ट में 2 क्वेश्चंस आए थे, दे वर फ्रॉम ईज़ी टू मीडियम लैंग्वेज और कोई भी कोडिंग लैंग्वेज अलाउड थी। एक स्ट्रिंग्स पे था और एक एरेज़ पे था। आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली 2 क्वेश्चन क्योंकि वो 2 साल पहले की बात है। बट दे वर मीडियम, हार्ड कोई नहीं था कि नहीं हो सकता। एंड उसमें से मेरे 1-2 टेस्ट केसेस भी नहीं चले थे, तो आई वाज़ मतलब एक्सपेक्ट मतलब मुझे पता नहीं था कि शायद बुलाएँगे कि नहीं बुलाएँगे, बट सो दे वर 20 टेस्ट केसेस, तो मेरे 18 या 19 पास हुए थे। सो आई वाज़ स्टिल टाइप सी कि शायद बुलाएँगे या नहीं बुलाएँगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्ट आई, तो उसमें मेरा नाम था एंड हम लोग 8 बजे जाके पहुँच गए थे। प्लेसमेंट सेल वाले बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कि पहुँच जाओ। तो या तो फिर जब वहाँ पे जाके गई तो वहाँ पे पता चला कि ईसी या ट्रिपल ई वालों को सबको जो भी नॉन सीएस आईटी से ब्रांच है उनको प्रोडक्शन में डाल रहा है। तो प्रोडक्शन में डालने के बाद क्या सो आई डिड नॉट वांट टू गो इनटू द प्रोडक्शन, तो मुझे डेवलपमेंट साइड में जाना था। तो आई वाज़ रेडी टू टेक दैट चांस कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर इंटरव्यू के सामने रख पाऊँ तो मैं वो रखूँ। तो उसके बाद जो जैसे ही मैं गई इंटरव्यू के लिए, तो मेरे पास मेरा पूरा पोर्टफोलियो था, जितना भी मैंने उसमें उस वक़्त जितना भी कुछ भी किया था, या कोई ऑनलाइन कोर्स था या कोई हैकाथॉन था या कोई भी सर्टिफ़िकेट था व्हिच वाज़ समव्हाट गुड और रिमार्केबल। तो मैंने वो पूरा पोर्टफोलियो टेबल पे रख दिया था एंड आई वाज़ जस्ट फ्लिपिंग ईच एंड एवरी पेजेस and showing the interviewer ki I have done this, I have done that. I was not very overexcited. I was very humble. I was explaining ki I have utilized my time and I have done everything and all that. So interview was smart enough to pick up the hint. So she asked me, this role is for production, right? So I said yes. So we are not interviewing for right now for development. So will you be open to work for production? So next question which I asked her back was that I will be open to production, but ultimately I want to go to development. So what are the chances that I will get converted to production? So in that interview was very honest with me. She said it could either take 6 months or 1 year or 6 years. तो उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती, बट तो अगर तुम्हें जाना है तो आई कैन प्रमोट यू टू द नेक्स्ट राउंड, ऐसा उसने बोला। तो मैंने बोला कि आप फिर किसी और बंदे को दे दीजिए जो डिजर्व करता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट, शायद जहाँ पे मेरा हार्ट 100% नहीं हो। एंड मैंने उनको थैंक यू बोला, थैंक यू फॉर हियरिंग ऑल दिस एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। उन्होंने भी मुझे बाय बोल दिया एंड उस वक्त 2 बज चुके थे, हम 8 बजे से भूखे बैठे हुए थे। सो आई वेंट बैक टू द हॉस्टल। मैंने सोचा कि अब कहानी खत्म हो चुकी है, अब खाना खा लेते हैं। तो या आई वाज़ लिटिल सैड, बट खाना खाया ये वो, तो फिर मैंने हिम्मत जुटाई कि कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। तो उसके बाद ही मेरे पास प्लेसमेंट सेल से फ़ोन आया कि दे आर कॉलिंग मी बैक। सो आई वाज़ लिटरली गॉट स्केयर्ड कि अचानक से कॉल क्यों कर रहे हैं। सो आई वाज़ लाइक कि मतलब मैंने इंटरव्यू से तो ऐसा कुछ बोला नहीं था। आई वाज़ जस्ट एक्सप्रेसिंग माय व्यूज़। So I went back and the interview made me sit for the एक उसने कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला you are Manjari, right? मैंने बोला yes. तो उसने ही told me sit in a room
एंड वहाँ पे जाके उसने छोड़ दिया. ही डिड नॉट कम्युनिकेट एनीथिंग. तो आई वाज आस्किंग कि जो मेरे आसपास के बच्चे बैठे हुए थे जो सेल्स में थे, तो चेयर्स में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि किसका इंटरव्यू है और क्या कर रहे हो? तो दे सेड डेवलपमेंट का राउंड 1 का इंटरव्यू के लिए बैठे हैं. तो आई वाज लाइक ओह माय गॉड यस. तो या तो आफ्टर दैट मतलब मेरा 2 बजे से तो एक्चुअल इंटरव्यू चालू हुआ. उसके तो राउंड टेक्निकल इंटरव्यू 1 था. इट वाज आल्सो मीडियम. उन्होंने सब सारे क्वेश्चंस पूछे थे डीबीएमएस को एसक्यूएल के. उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि हैशमैप को पूरा इम्प्लीमेंट करके बताओ कैसा कोड होगा उसका. सो इट वेंट गुड. एंड उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू 2 भी हुआ, वो भी अच्छा गया. तो मैं 4 बजे तो सब कुछ हो चुका था मेरा. आई वाज डन. और कईयों की तो टेक्निकल इंटरव्यू 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है. तो मेरा तो 2 पे ही सब कुछ खत्म हो चुका था. आई वाज सिटिंग आइडल एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ कि नहीं हुआ. तो उसके बाद बट आई वाज वेरी थैंकफुल फॉर माय इंटरव्यू कि वो इतनी अच्छी थी कि शी फॉरवर्ड माय रेज्यूमे टू द अदर साइड. क्योंकि वो मेरा लक था कि मुझे वो पैनल मिली. तो या सो इट वेंट ऑल गुड. एंड उन्होंने 8:30 बजे या 9 बजे रिजल्ट डिक्लेयर किया कि या सब लोग सेलेक्ट, जितने भी लोग वो सेलेक्टेड थे. तो या so it was it made me confidence कि अपने बारे में नहीं बोलोगे तो सामने वाला भी नहीं मानेगा. अगर तुम अपनी चीजें अपनी विशेष नहीं रखोगे तो सामने वाले को पता भी नहीं होगी तुम क्या चाहते हो, पूरी भी कैसे करेगा. तो और तो या इट मेड मी मतलब उससे और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मुझे पता था कि मैं डिजर्व करती हूँ और आई स्पीक अबाउट इट. तो वही कुछ सोचना ही नहीं चाहिए अपनी औकात से बाहर है. तुम्हें क्या पता यार तुम्हारी औकात क्या है. एकदम सही, एकदम सही. एंड फिर से यू प्रूव दैट पॉइंट कि जो मेरा है वो तो मैं लूँगी जो. एंड वन मोर थिंग कि एज यू सेड कि प्रोडक्शन में डाल रहे थे एंड यू वर लाइक मेरे को तो डेवलपमेंट करना है, राइट? तो यू बोल सकते हैं एट दैट पॉइंट यू सेड लाइक आई क्विट, मतलब मेरे को नहीं चाहिए. आई एम आई ऑब्वियसली पोलाइटली. तो एनीवन हु इज वाचिंग हु इज थिंकिंग मैं तो कुछ ऐसा कमाल कर दूंगा, मेरा कुछ अपर में हो जाएगा, राइट? अब दूसरा पोजीशन में हो जाएगा. सो टेक द सिचुएशन इन माइंड एंड अपने ऊपर भरोसा करके ये वाला करना, राइट? ऐसे किसी को गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाना चाहिए कि अरे उसने किया था तो मैं भी थोड़ा सा ये हो जाऊंगी एंड कुछ अच्छा हो जाएगा मेरा, राइट? इट कैन बी अदर वेज, बट एज यू कि तुम यू आर इन प्रिपेयर्ड इन माइंड कि चलो मेरे को नहीं चाहिए थी कि अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, बट प्रोडक्ट्स में जाके मुझे नौकरी नहीं करनी थी ना प्रोडक्शन की. एग्जैक्टली. मैंने सोचा था कि अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं. अब मुझे थोड़ी पता था कि वो इंटरव्यू मेरा रेज्यूमे फॉरवर्ड कर देगी, इसलिए जाके थोड़ी मैंने उसको बोला था. मेरे लिए तो उस वक्त पूरा प्रेशर था, पूरा मन बना के गई थी कि नहीं मिला तो अब मैं जा रही हूँ, सही में जा रही हूँ. एग्जैक्टली. तो वही. एंड वन मोर पॉइंट दैट यू टच्ड दैट अपने बारे में नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा, राइट? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज अगर यू आर हैविंग अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, राइट? एंड वो एट द रेज्यूमे में 1 पेज होता है, राइट? मोस्ट ऑफ द कॉलेज में बोलता है कि चलो 1 पेज का बनाओ, कुछ बोलता है कि 2 पेज बनाओ, बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट प्रेफरेबल. तो 1 पेज में यू आर गैदरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी ईयर्स ऑफ योर 4 years बेसिकली एंड पुटिंग इट अप. तो बहुत टाइम में वो शॉर्ट पड़ जाता है. तो वो कम्युनिकेट करना पड़ता है इंटरव्यूअर के साथ, राइट? यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ बेसिकली कि मेरे पास इतना नॉलेज है, ये है, एंड आई वांट दैट पोस्ट एंड आई थिंक आई विल बी वेरी सूटेबल फॉर दैट. तो वो उसको जब तक यू आर नॉट कन्वेइंग दैट वाइब, तो उसको भी तो वो तो उसके पास दो ही ऑप्शन है ना, एक्सेप्ट या रिजेक्ट. तो यू हैव टू गिव मोर रीजंस टू एक्सेप्ट दैट, राइट? मतलब अगर तुम कुछ भी डिमांड कर रहे हो तो ऐसे मत बोलो कि मुझे ये चाहिए. अगर ये बताओ उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों चाहिए, व्हाई यू आर परफेक्ट फॉर इट. वो क्वेश्चन ज्यादा मैटर करता है. हाँ उनको पता है तुम्हें ये चाहिए, उनको तो अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो उनको पता है तुम्हें चाहिए, इसलिए तुम इंटरव्यू दे रहे हो. द मेन क्वेश्चन है क्यों चाहिए, और तुम क्यों सही वो उस क्वेश्चन का तुम अगर अच्छे से आंसर दे दोगे तो भाई आधी लड़ाई तो वैसे ही खत्म. एकदम. मतलब बाकी के 100 बंदे जो बाहर खड़े हैं तो उससे तुम क्यों अलग हो, राइट? बिकॉज पोजीशन 10 है, बंदे हैं 100, तो मैं तुमको क्यों दूँ? वही बात. एग्जैक्टली. सो आई थिंक ये हुआ इंटरव्यू 2 राउंड हुए एंड किसी के लाइक 3 राउंड भी हुए. वो एज पर कैंडिडेट्स होता है, राइट? कि उस बंदे ने लाइक इट डिपेंड्स ऑन कि उस कैंडिडेट को थर्ड चांस देना है कि नहीं देना, कि मे बी बिकॉज की सेकंड इंटरव्यू में
थोड़ा प्रेशर ज्यादा था या क्वेश्चन थोड़े टफ थे, सो टू गिव दैट पर्सन अनदर चांस कि तुम जाके थर्ड इंटरव्यू भी देख के आओ कि क्या पता यू यू डिजर्व इट और नॉट। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि थर्ड इंटरव्यू मीन्स कि मुझे उस वक्त लगता था वो थर्ड इंटरव्यू हो रहा है उसका, तो इस बंदे को तो और आता है इसलिए उसका और ग्रिल कर रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता था मेरा क्यों नहीं हुआ थर्ड इंटरव्यू। कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं ग्रिल कर रहे यार। तो मतलब वही कि जितने ज़्यादा इंटरव्यूज तो मतलब द कंपनीज गिविंग यू मोर चांसेस, राइट? गिव यू चांसेस कि हाँ इस बंदे को चांस दे रहे हो। तो किसी के 3 भी हो रहे थे, 4 भी हो रहे थे, समझ ले कि अरे यार रिजेक्ट तो नहीं हो गई हूँ मैं। Great. And one more thing related to this कि as per you were saying कि you market yourself well, तो in that process in the span of like 2 to 3 years if I say, because first year में I don't think कोई hardly उतना involve होता है ये placement ये सब में दिमाग में रख के. So in that 2 to 3 years what were your like projects, मतलब क्या क्या projects you prepared to make your portfolio strong and what in someone, because obviously relatable project बनाना पड़ेंगे हम लोग को आजकल, right? So what do you suggest to everyone listening कि what did you have in your portfolio basically and what basically आज के ट्रेंड में सबके पास होना चाहिए एटलीस्ट? हाँ, तो पहली बात मैं सबको बोलूंगी कि डीएसए सीख लिया, पहले तो डीएसए जाके सीखो। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि डीएसए में बिल्कुल मास्टरी कर लो, नहीं, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ ये लिंक लिस्ट पूछे तो पता होना चाहिए क्या होता है। तो इतना पहले डीएसए की अच्छी नॉलेज ले लो कि हाँ कि अगर कभी कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो सोच सको उस बारे में। ये नहीं कि कर सको, वो अलग बात है। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं होते, या बहुत सारे क्वेश्चन है जो अभी भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में अलग होती है बात, और यू नो फेमिलियर होना उस प्रोडक्ट से, उसके क्या फंक्शनैलिटीज है, उसके क्या बेस्ट फीचर्स हैं, वो पता होना चाहिए। तो वहां तक अगर तुमने कर लिया है तो उसके बाद तुम एक डोमेन पकड़ो, क्योंकि सीएस में अपने आप में एक बहुत सारी चीजें हैं। एंड्रॉइड है, वेब है, क्लाउड है, सिक्योरिटी है। एक चीज पकड़ो कि तुम्हें हाँ ये मुझे ट्राई करना है, इस पे मैं बना के देखता हूँ क्या हो गया। तो जब तुमने वो लाइन भी पकड़ ली कि हाँ चलो, मैंने तो फुल स्टैक पकड़ा था कि मैं दोनों ट्राई करूंगी, फ्रंट एंड और बैक एंड, तो दोनों पे काम करके देखते हैं। तो पहले मैंने फ्रंट एंड पे काम किया था, तो उसके बाद जब मैं बैक एंड पे आई तो मैंने एक दो वेबसाइट्स बना रखी थी, अपना खुद का पोर्टफोलियो, एक सोशल मीडिया वेबसाइट प्रॉपर बना रखी थी जिसमें बंदे आके लाइक कर सकते हैं पोस्ट या कमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर वर्किंग सोशल मीडिया वेबसाइट जो कि डिप्लॉय भी है लाइक डोमेन प्लेटफॉर्म पे, कि अगर वो जाके टाइप करेगा तो उसको मिल जाएगी वेबसाइट। एंड तो उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर और रिसर्च करो, उस पर कुछ नया ला सकते हो। जैसे जब तक मुझे ना एमएल नहीं आता था, तो मैं उस वक्त चाहती थी कि एमएल से मैं कोई ऑप्टिमाइजेशन करके, कोई जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स सजेशन आते हैं ना कि ये बंदा भी इससे कनेक्टेड है, ये बंदा भी इससे कनेक्टेड है, तो क्यों क्या ऐड अ फ्रेंड करोगे या समथिंग समथिंग। तो उस वक्त मुझे एमएल नहीं आता था, पर इसके लिए मैंने एमएल करना सीखना की कोशिश की। तो एमएल में सब बेसिक तक सीख पाई, जब तक हार्ड लेवल आया तब तक मैंने सोचा कि एमएल नहीं होगा मुझसे, क्योंकि एमएल उसमें बहुत ज्यादा मैथ्स चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। तो एमएल मैंने ट्राई किया था, बट एमएल मुझसे हुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि एमएल अगर कभी ऐसा काम करना पड़ा, अगर कभी मुझे स्टार्टअप करना पड़ा, तो एमएल का बंदा मैं अलग से ही लेके आऊंगी। ग्रेट. या तो लाइक सिलेक्ट अ डोमेन स्पेसिफिकली एंड अब किसी को मतलब कैसे पता है, बिकॉज आजकल एज यू मेंशन इतने सारे डोमेन है, कोई कंफ्यूज है कि अरे मेरे को ऐप डेवलपमेंट से या फ्लटर ये सब स्टार्ट करना चाहिए या मेरे को वेब डेव में जाना चाहिए, राइट? तो उस मतलब हाउ कैन वन ट्राई एंड लाइक बी श्योर? तो बेसिकली हाँ देखिए, जैसे मैं अपने आप को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर नहीं मानती हूँ, तो मुझे ऐसी कोडिंग में जाना ही नहीं था कि जिसमें सिर्फ कोडिंग ही हो, जिंदगी भर कोडिंग हो। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि जिसमें मैं डिजाइन भी कर पाऊँ और थोड़ी सी कोडिंग कर। तो मैंने वो कोर्सेज देखे, तो ऐसे एप्लीकेशन एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी होता है कि यूआई बनाता है बंदा, या वेब डेवलपमेंट भी होता है। तो उस पर मैंने सोचा कि वेब डेवलपमेंट ट्राई कर लेते, कि उसमें डिजाइनिंग भी है और बैकएंड भी है, और मुझे हार्डकोर कोडिंग तो करनी नहीं। फिर मैंने एमएल भी सीखा, तो एमएल से भी मुझे वो कट हो गया भाई, इतना भी नहीं आता मुझे मैथ्स, ना मुझे इतनी सीखनी है। तो एमएल भी मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो आप फुल स्टैक पे काम करूंगी, या तो कभी किसी फ्रंट एंड में, बैक एंड पे, या कोई वेब डेवलपर का रोल दे देगा।
तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन बंदे को क्या करना है, मतलब उसका अगर हार्डकोर कोडिंग में जाना है तो उसके लिए अलग लाइन है, किसी को डिजाइनिंग में जाना है, डिजाइनिंग प्लस थोड़ा सा कोड करना है तो उसके लिए फुल स्टैक है, किसी को सिर्फ डिजाइनिंग करना है तो उसके लिए यूआई यूएक्स या फ्रंट एंड डेवलपर टीम है। तो इट डिपेंड्स कि बंदे को क्या इंटरेस्ट है। तो वही वही एंड एक जो और एक चीज़ वो यूटिलाइज कर सकता है, बिकॉज आजकल और ऑनलाइन होने की वजह से और भी अबंडेंट हो गया वाला चीज़ कि कोई भी कोर्स का या कोई भी जैसे डोमेन का बेसिक सीख लो, राइट। हाँ अगर वेब डेव देखना है तो HTML CSS JS देख लो थोड़ा सा, अगर एंड्रॉयड की तरफ जाना है तो थोड़ा सा बेसिक वर्कशॉप्स देख लो एक दो, तो उससे हल्का बहुत आइडिया हो जाता है उससे, राइट, कि वो ये मेरे लिए है कि नहीं, या मैं शायद कर पाऊंगा कि नहीं, राइट। ग्रेट। सो बैंक ऑफ अमेरिका में इफ़ यू कैन शेयर इफ इट्स अलाउड कि क्या टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स थे एंड लाइक वर्क कल्चर कैसा था उधर एज अ होल। हाँ, I will say कि बैंक ऑफ अमेरिका was a totally better culture than Wipro. Wipro से तो बेटर था। एंड बैंक ऑफ अमेरिका में अगर किसी को प्रोजेक्ट अच्छे मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। एंड क्या बोलते हैं, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, उनके सीनियर सीनियर जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, एचआर टीम भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, और वो बहुत सारी चीज़ों का रीइंबर्समेंट भी दे देते हैं जो अगर तुम डालोगे एंड उनकी कंपनी पॉलिसी में है तो वो दे भी देंगे। एंड बाकी जिस प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है वो मतलब वो 2-3 एप्लीकेशंस पे थे, तो उन्होंने मुझे यूआई डेवलपमेंट में डाल रखा था। तो उसकी वजह से 2 एप्लीकेशंस खुलेगा यूनिकॉर्न। तो इट डिपेंड्स, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्लाइंट्स का, अगर कोई अकाउंट है तो उनका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होगा, या दे आर अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड के की डिटेल्स होंगी। तो क्लाइंट्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि वो अपने अकाउंट में जाके, सिंस दे हैव अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स और कुछ हमारी तरफ से भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो बंडल काफ़ी बड़ा बंडल बन गया था। सो दे वांटेड समथिंग कि ऐसा कोई एल्गोरिथम बना दो कि जिससे मैं एक फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन डालूंगा तो वो एग्जैक्ट फॉर्म लेके आ जाएगा, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट लेके आ जाएगा। तो उस चीज पे काम। ग्रेट। सो बैंक ऑफ अमेरिका के पैरेलली यू ऑल्सो गेव इंटरव्यूज, राइट, कुछ कुछ या कंपनीज के इंटरव्यूज है। सो बिफोर गोइंग टू दैट कैन यू शेयर कि बैंक ऑफ अमेरिका का वन इफ वन इज विलिंग टू अप्लाई, व्हाट इज द CTC रेंज दैट ही कैन एक्सेप्ट? Yeah, so Bank of America का CTC rates varies from 8 to 9। 8 to 9 में बंदे को मिल सकता है उसका स्टार्टिंग पैकेज। और ईयरली हाइक इट्स अराउंड, इट्स टोटली आफ्टर 1 ईयर में तो सबका सेम होता है, इट इज अबाउट 5 to 10%। एंड सेकेंड ईयरली हाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर मैनेजर में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, आपका कितना कंट्रीब्यूशन है उस साल, उसके अकॉर्डिंग ही आपको हाइक मिलेगा सेकेंड ईयर में। और सेकेंड ईयर में सबका अलग हाइक भी हो सकता है कि शायद कोई आपका 7 वाला उसको 50 मिला हो बट आपको 5 मिला हो। सो इट टोटली डिपेंड्स, सेकेंड ईयर से पूरा डिफरेंट हो जाता है। फर्स्ट ईयर में बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। Great. So now, can you share the like hiring process of Paytm and Innovesa? Yeah, so basically I applied Paytm through a referral। मैंने एक बंदे को लिंक्डइन पे कांटेक्ट किया था कि आप मुझे रेफरल दे दीजिए। तो आई थिंक आफ्टर 1 वीक के बाद ही मेरे पास एचआर का कॉल आ गया था, एंड शी आस्क्ड मी बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं कि आपका टेक स्टैक क्या है, आप बैंक ऑफ अमेरिका क्यों छोड़ रहे हो, आपकी करंट सीटीसी क्या है, आपकी एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, वो सब क्वेश्चन उसने पूछे थे। फिर उसके बाद शी शेड्यूल एन इंटरव्यू विद माई विद आवर टीम मेंबर। तो वो भी डीएससी पे था एंड इट वाज अ गुड इंटरव्यू। उसमें एक डीपी पे क्वेश्चन था एंड दूसरा क्वेश्चन फीस पे था। एंड फिर उसकी 2 इंटरव्यूज थे एंड उसके बाद फीडबैक अच्छा था, मतलब एंड इट वाज अ इंटरैक्टिव सेशन। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट राउंड के लिए बुला सकते हैं। तो फिर उसके बाद आई थिंक कुछ डिले था, तो मुझे 5 या 6 दिन बाद पता चला कि आपका सेकेंड राउंड रीशेड्यूल हो चुका है। और वो भी टेक्निकल इंटरव्यू है और उसमें भी डीएसए के क्वेश्चन पूछेंगे। एंड कोडिंग लैंग्वेज वो प्रेफर्डली जावा, क्योंकि वो जावा में ही काम करता है। तो उन्होंने बोला था कि कोडिंग लैंग्वेज कोई भी चलेगी बट जावा चलेगी, बट आई वाज लाइक कि हाँ जावा तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो आई एम कंफर्टेबल विद जावा।
तो वो भी डीएसए पे ही था एंड दे हैड एक क्वेश्चन हैश मैप पे था एंड आई थिंक एक क्वेश्चन उस पे था आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट दो क्वेश्चंस पूछे थे एंड दे वर आल्सो मीडियम लेवल वो पहले मतलब मीडियम लीड फॉर मीडियम लेवल्स पे थे ऐसा कुछ हार्ड नहीं था फिर उसके बाद मेरा थर्ड राउंड भी हुआ तो इट वाज विद हायरिंग मैनेजर बट ये भी पूरा टेक्निकल ही था हायरिंग मैनेजर जैसे नॉन टेक होते हैं या जो भी होता है तो इट वाज नॉट लाइक दैट ये भी पूरा टेक्निकल था उसने भी मुझसे डीएसए पे बाइनरी ट्री पे इन ऑर्डर आई थिंक प्री ऑर्डर सक्सेसर पे क्वेश्चंस पूछे थे एंड फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था एंड मतलब ये मेरा थोड़ा एवरेज गया था इट डिड नॉट वेन वेरी ग्रेट बट आई वाज मुझे पता नहीं था कि होगा कि नहीं होगा एंड फिर उसके बाद ही एचआर से फोन और मेल आ गया था कि आप अपने ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए और और आपका सिलेक्शन हो चुका है ओके, सो उसके बाद यू वेंट फॉर पीटीएम? No, I did not because they were giving me a 30% hike on my CTC. But मुझे 30% भी change नहीं करना था. I want at least मतलब I wanted to stay in my next company for about 3-4 years. तो उसमें company का brand name जरूर matter करता है, but साथ ही साथ compensation भी because I do not want to go through this process again after 1 year कि दोबारा इंटरव्यू दो बिकॉज इट्स सेल्फ अ टेडियस प्रोसेस उसमें भी काफी टाइम लगता है और उसमें भी रिजेक्शंस आते हैं सो इट्स अनदर फेज जो मुझे नहीं जीना है अभी इतनी जल्दी तो इसलिए आई रिजेक्टेड द पीटीएम ऑफर और एचआर डिड नॉट नेगोशिएट एट ऑल उन्होंने बोल दिया था कि हम इतना ही दे सकते हैं Okay. And how did it go for Innovation? Yeah, so same way, I also contact another person on Innovator for through LinkedIn, and the तो उन्होंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल कराया था एंड जैसे ही मेरा फर्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल हुआ तो इट वाज टोटली बेस्ड ऑन फुल स्टैक उसमें डीएसए नहीं था क्योंकि डीएसए के आई थिंक एक एक दो क्वेश्चन भी थे वो इजी थे तो फर्स्ट इंटरव्यू पूरा फुल स्टैक पे था कि उन्होंने मेरा पूरा एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट देखा था एंड दे आस्क्ड मी ये क्यों यूज किया है यहाँ पे ये क्यों लगा है एंड सो इट वाज प्योरली क्या बोलते हैं कंसेप्चुअल और अगर इसमें ये गलत होगा अगर मैं इसमें ये हटा दूंगा तो कैसे चलेगा अगर इसमें मैं ये ऐड कर दूंगा तो कैसे बेटर होगा या वर्स होगा तो उस पे पूरा फुल स्टैक के ऊपर ही क्वेश्चन थे जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएस पे ही था एंड आई विल रीड इट एज मीडियम इंटरव्यू पर मेरा अच्छा गया था तो उसके बाद ही डायरेक्टली मेरा टीम लीड के बाद ही टीम लीड से इंटरव्यू हो गया था इनोवेटर के बाद एंड टीम लीड से इंटरव्यू एचएम की तरह था उसमें उसने टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे थे शी आस्क्ड मी कि मेरी लाइफ से क्या इंस्पिरेशंस है मैं इनोवेट ज्वाइन करूंगी तो क्या क्या नया करूंगी या ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे सो या उसके बाद मुझे कॉल आ गया था कि आई थिंक नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गया था कि मैं अपने बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे दूँ एंड उसके बाद दे आल्सो गिव मी अ डिसेंट हाइक और जब मैंने उनको बताया था कि मेरे पास पेटीएम से ऑलरेडी ऑफर है बट आई रिजेक्टेड इट बिकॉज वो इतना नहीं दे रहे थे सो दे आस्क्ड मी कि हम उससे थोड़ा ज़्यादा दे देंगे बट इतना ही दे पाएँगे। तो एट दैट पॉइंट मैंने इनोवेशन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था बट आई वाज़ स्टिल प्लानिंग आई वाज़ स्टिल वांट टू ट्राई फॉर अदर कंपनीज़ अगर उससे कोई बेटर मिल जाता है बिकॉज़ इनोवेशन भी जो मुझे दे रहे थे दे वर स्टिल नॉट अप टू दैट माय मार्क कि मुझे इतना और चाहिए। Okay. So that is how Paytm and Innovation went, right? Yeah. So one thing you mentioned कि you did it parallelly of Bank of America. So रेफरल से एक चीज़ होता है कि यू आर नॉट गिविंग लाइक द एप्टी राउंड और लाइक द जो मैंडेटरी राउंड होता है बाकी लोग के लिए, राइट? मैंने कुछ-कुछ कंपनीज़ के टेस्ट ज़रूर दिए थे बट कुछ-कुछ कंपनीज़ के टेस्ट भी नहीं आए थे बिकॉज़ एज़ द ईयर आपका नंबर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता है इंडस्ट्री में या आप जाते हो तो आपकी कोडिंग स्किल्स ज़रूर मैटर करते हैं बट दे आर नॉट द ओनली थिंग क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हो ना तो कंपनी के पास और कुछ जज करने के लिए होता नहीं।
क्योंकि आप कभी वर्क एनवायरनमेंट में काम नहीं करते, तो कोडिंग पूछते हैं, कॉम्पिटेटिव लेवल की क्वेश्चन पूछते हैं, एंड वी ग्रेड यू वेरी हार्ड, क्योंकि उनको उनको लगता है, बिकॉज उनका ये पैरामीटर है कि हम इसी से जज कर सकते हैं कि बंदा आगे चल के कैसा परफॉर्म कर पाएगा। पर जैसे आप इंडस्ट्री में आगे ग्रो करते हो या 2-3 साल बाद चेंज करते हो, तो कोडिंग के इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते या इतना अनबेरेबल नहीं आता, बिकॉज दे नाउ द क्वेश्चन शिफ्टेड टू योर प्रोजेक्ट्स, टू योर एक्सपीरियंस, आपने कोई प्रोजेक्ट टीम लीड किया है या किसी प्रोजेक्ट में आप पार्ट थे तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन था। सो वहाँ पे मतलब जैसे जैसे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ग्रो होगा, वैसे वैसे कोडिंग के क्वेश्चंस मतलब कम होते जाएंगे। ओके, बिकॉज कोई क्राइटेरिया नहीं होता इन कॉलेज, सो दैट इज़ वाई लाइक दे आर पुश विद हार्ड क्वेश्चन। हम लोग को लगता है कि मे बी दैट विल गो लाइफ लॉन्ग, बट ऑब्वियसली जब वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, सो वो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन इन द इंटरव्यू वो थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट। सो वन मोर थिंग कि दिस प्रोसेस ऑफ रेफरल, बिकॉज बहुत जन ये यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हैं, है ना, दैट रेफरल मांगना, बिकॉज दे आर अनअवेयर। सो इफ़ यू कैन से लाइक अ ब्लू प्रिंट की कैसे स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल रैंडम, हम लोग तो ऑब्वियसली सब लोग जानते कि मैसेज करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, राइट, बट व्हाट इज द राइट वे टू डू इट? या सो देख, जॉब अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज थ्रू द कंपनीज का करियर साइट पे अप्लाई कर दो। दूसरा तरीका होता है थर्ड पार्टी अप्लायर, जो लिंक्डइन के थ्रू होता है या इंस्टा हायर के थ्रू होता है या naukri.com के थ्रू होता है, कि दे आर थर्ड पार्टी, लाइक आपको उस कंपनी का वो डाल देते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वे इज थ्रू रेफरल। मतलब कुछ लोग का रेज्यूमे अच्छा होता है या कुछ लोग लकी होते हैं कि उनको फर्स्ट टू गोस में ही डायरेक्ट आ जाता है। बट अगर आपके पास कोई इस कंपनी का कॉन्टैक्ट है या जो भी है, तो आप उसको यूज करें। मैं तो ये बोलूँगी शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर आपने दोस्ती बनाई है तो मतलब अगर अगर आप कल वो आपकी मदद कर देगा, तो आप भी उसकी मदद कर सकते हैं ना एक पॉइंट पे। एंड इस चीज़ों में कोई शर्माता भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका सक्सेसफुल सिलेक्शन भी हो जाता है तो उसको भी फायदा मिलता है जो आपको रिफर्ड करता है। तो अगर उसको आपका रेज्यूमे पसंद आएगा तो आपको ज़रूर रेफर कर देगा। एंड द बेस्ट वे कि अगर आप उस कंपनी में आप किसी को नहीं जानते हो, आपके लिए बिल्कुल नई अनजान कंपनी है, आपको नहीं पता कि और आपने वैसे भी ट्राई करके देख लिया है, करियर साइट पे भी गए, आप थर्ड पार्टी से भी अप्लाई कर रहे हैं, तब भी कोई मेल नहीं आ रहा है या सिर्फ रिजेक्शन का मेल आ रहा है। सो द बेस्ट वे इज टू अप्रोच द पीपल ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप जाके सर्च करिए कि कंपनी का नाम डाल दीजिए, और आपको लोकेशन अगर इंडिया चाहिए तो इंडिया डाल दीजिए, उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं जितने भी हैं। और अगर आपके वो कनेक्शंस पे नहीं है तो जस्ट सेंड देम, और रिक्वेस्ट आप भेजते हैं तो उसमें वो ऑप्शन आता है ऐड अ नोट करके। तो आप जब ऐड अ नोट करके क्लिक करेंगे तो उसमें आप एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो डाल दीजिए। ये मत बोलिए कि मुझे रेफरल चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसमें एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो डाल दीजिए कि हाँ मैं ये हूँ, मैंने ये किया है और आपकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी, एंड आई एम होपिंग कि मैं आपसे और सीख सकता हूँ। कुछ ऐसा सिंपल सा पोलाइटली डाल, उसके बाद आप ऐड नोट करके डाल दीजिए। एंड अगर वो बंदा आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो जस्ट हैव अ ब्रीफ कॉन्वर्सेशन कि आप ऐसे पूछिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, हाउ इज ही डीलिंग विद, मतलब और आपको कुछ ज्यादा ही अर्जेंसी है कि अभी रेफरल चाहिए, आपके पास कॉन्वर्सेशन करने का टाइम नहीं है। सो बेसिकली आप एक टेम्पलेट बना सकते हो और जिसमें आपने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, एंड वही आपको अपने आप को मार्केटाइज करना है। तो अगर आप अपनी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अचीवमेंट नहीं रखोगे, तो किसी पर इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करके देखेगा कि हाँ इस बंदे ने क्या किया है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बट कुछ लोग बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपका मैसेज पढ़ेंगे बट आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं खोलेंगे। सो इट्स बेटर टू सेंड एवरीथिंग, नॉट बहुत बड़ा लेटर नहीं लिखना है, आप कोई कविता नहीं लिख रहे हो। तो बस छोटा सा एक दो 3 पैराग्राफ का, शायद एक पैराग्राफ में आप छोटा सा 3-4 लाइन का इंट्रो लिख दो, और बाकी 2 पैराग्राफ में आप बता दो कि आपने क्या अच्छा किया है और आपको कहाँ रेफर चाहिए, किस पोजीशन के चाहिए। एंड उसके बाद एक उसको जब आप लास्ट में जाते हो तो उसको एक इंसेंटिव भी दो कि अगर आपकी मैं फ्यूचर में मदद कर सकता हूँ वेब डेवलपमेंट को लेकर या एंड्रॉइड डेवलपमेंट लेके, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो गिव हिम अ इंसेंटिव आल्सो कि आप कुछ उसको ऑफर भी कर रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली रेफरल मांगना में आपको मेल्स में रिप्लाई नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि नहीं आए। और
आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास इतने सारे लोग आ जाएंगे, इतने सारे लोग आपके बस, आपको तीर है आपके पास और आपको बस मारना है। और ये नहीं सोचना है कि और मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं दिन में 50 मेल भेजती थी, ऐसे मेल्स या मैसेजेस या कुछ भी मेल्स भेजती थी, तो उसमें से सिर्फ 10 लोग रिप्लाई करते थे। उसमें से 10 लोगों में से 7 लोग तो ये बोलते थे कि ये पोजीशन फिल हो चुकी है, या आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है, आपके रेज्यूमे में ये नहीं है, या मुझे और एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए। तो 7 लोग तो ये रिप्लाई करते थे और उसमें से 3 लोग हाँ बोलते थे कि हाँ हम रेफरल दे देंगे। तो आप देखिए 50 में से 3, और 3 में से जो रेफरल देते हैं, इट्स नॉट अ गारंटी कि आपको इंटरव्यू से कॉल आ जाएगा। तो इट्स अ वेरी लेंदी, आपको प्रिजर्वेरेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। हर दिन 50 मेल भेजना भी आसान बात नहीं है, जबकि आपको पता है कि 50 लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप में हार्ट ब्रेकिंग है। बट बट इट्स द थिंग इज, फाइटर हो और कुछ कर नहीं सकते। एग्जैक्टली, मतलब प्री मेडिटेटेड हो जाना है कि मे बी रिप्लाई ना आए। बिल्कुल सोच के चलना, रिप्लाई नहीं कर, नहीं ये बंदा रिप्लाई नहीं करेगा, एक्सपेक्ट ही मत करो किसी बंदे से। यू डोंट नो कि अभी मेरे साथ शायद मैंने एक बंदे को बहुत 1 महीने पहले मेल भेजा होगा, आई रिसीव अ कॉल टुडे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट में रेफरल चाहिए क्या। मैंने बोला नहीं, अब तो मेरा जॉब हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम। तो यू नेवर, और अगर कोई भी लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट है और कोई बोल रहा है कि मुझे 3+ एक्सपीरियंस के लिए चाहिए, और आपके पास अभी 1+ एक्सपीरियंस है या 0 है, आप उस रेंज पे नहीं आते, तब भी आप मेल भेज दो, भेज दो उसका काम है रिजेक्ट करना। आप अपने आप से रिजेक्ट मत करो, आप अपने आप से मत रिजेक्ट करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने, मैंने 1+ पे भी रिप्लाई मेल भेजा है पर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, पर जिनको मैंने 3+ या 4+ एक्सपीरियंस पे रिप्लाई भेजा, उनका रिप्लाई आ गया कि हाँ आपका इंटरव्यू लगा देता है। तो एग्जैक्टली। आप रिजेक्ट मत करो भाई, आप सोचो कि नहीं हमारे पास जॉब नहीं है, हमारी औकात नहीं है, वी आर बेगर्स कांट बी चूजर्स, राइट। वही वही आप भेज मतलब दो, भेज दो। वही मतलब कि सोच ही लेना है कि हाँ आई एम गिविंग द भेज रहे उसको नोट या उसको ईमेल भेज रहे हैं, हाँ, तो दिमाग में है कि मेल नहीं आएगा बट नहीं तभी आएगा, भेज रहे हैं। भेज दो। और अगर आ गया तो इट्स वेरी गुड थिंग, हाँ अगर नहीं गया तो मेरे पास पहले से पता था, तो हाँ, शॉक होने की बात ही नहीं था। वही तो, पहले भी बात थोड़ी हो रही थी, तो क्या फर्क पड़ता है। तो वही, अगर Exactly. कोई एमएल के लिए भी हायर कर रहा है, डेटा साइंस के लिए भी आ रहा है, और फुल स्टैक के और वेब डेवलपर, मैं तो शर्माती नहीं थी, मैं फिर भी भेज देती थी, देखते हैं क्या होता है। वही हारने को कुछ है नहीं इधर। हाँ वही तो, खोने के लिए कुछ है ही नहीं, ट्राई कर लो ना। तुम रिजेक्ट मत करो, तुम होते कौन है रिजेक्ट करने वाली, जस्ट बिकॉज तुमने ये लिख रखा है तुम रिजेक्ट करो ना भाई, अप्लाई करो। आज जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मेरे टाइम पे तो 2021 के इतने ओपनिंग्स आ रहे थे, मैंने फिर भी अप्लाई कर दिया, फिर भी मेल भेजा कि 2020 क्यों है, फिर भी भेज दिया, तो कुछ लोगों के टेस्ट लिंक भी आ गए जबकि 2021 के थे। तो यू डोंट नो कि आपकी कब किस्मत आपके हाथ में नहीं है, आपको क्या पता उस बंदे को लगता है कि हाँ, कुछ लोग मानते कि 1 एक्सपीरियंस वाला भी प्रेशर की तरह ही है। तो अगर कहीं पे भी लिखा होता है स्पेसिफिकली फॉर 2021, नहीं भाई, आप अप्लाई करोगे, आपके पास जब तक वो बटन ब्लॉक नहीं है ना, सेंड का बटन ब्लॉक नहीं है हो जाता, जब तक वो आपको बंदा लिटरली ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाल देता, तब तक अप्लाई करो, क्या चला जाएगा। वैसे भी बात नहीं हो रही है, अभी भी कौन सा हो रही है। एग्जैक्टली। सही है बहुत।